मेरा नाम शकील है और ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये अब से तकरीबन 23 या 24 साल पहले यानी 1999 या 2000 में मेरे साथ पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में मेरे पास एक टैक्सी हुआ करती थी और अक्सर मैं अपने गुज़रो औक़ात के लिए या अपने घर के ख़र्चे के लिए टैक्सी को चलाया करता था। मेरी कोशिश होती थी कि टैक्सी विद इन सिटी ही चलाऊँ, लेकिन अगर कोई जानने वाला या करीबी मोहल्ले वाला अगर चाहता कि मैं दूसरे शहर में उसको लेके चले जाऊं, तो मैं उसके लिए भी मना नहीं किया करता था। वैसे ही मुझे याद है कि दिसंबर का एंड चल रहा था और कराची में शदीद सर्दी के साथ साथ बारिश हो रही थी। तो हमारे मोहल्ले में ही एक आगा साहब रहा करते थे। उन्होंने रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे कहा कि उनकी फैमिली में हैदराबाद के अंदर किसी की डेथ हो गई है और उनको फ़ौरन यानी इसी वक्त हैदराबाद के लिए रवाना होना पड़ेगा। खैर, क्योंकि मोहल्लेदारी भी थी और हमारे जो इनसे ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे, तो मैंने फ़ौरन से उनके साथ जाने के लिए हामी भर ली। हम लोग तकरीबन 11 या सवा 11 बजे तक कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और ये जो सफ़र था ये तकरीबन 2.5 घंटे के बराबर सफ़र था। अब मेरी जो उनसे बातचीत हुई थी वो ये हुई थी कि मुझे उनको हैदराबाद में ड्रॉप करना है और हैदराबाद में ड्रॉप करने के बाद या तो मैं किसी सवारी का वेट करूँगा या फिर वो मुझे पैसे दे देंगे, यानी कि वापसी के पैसे भी वो मुझे एडवांस में दे देंगे। और अगर मुझे सवारी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ से खाली वापस आ जाऊँगा। तो वैसे ही जब मैंने उनको वहाँ पे ड्रॉप किया तो रात के तकरीबन 1:45-2 बजे का टाइम था और इतनी सर्दी में इस वीरान रास्ते पे हैदराबाद से कराची के लिए सवारी मिलना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन फिर भी मैं दिल के बहलाने के लिए काफ़ी देर तक स्टॉप पे खड़ा रहा और मैं वेट करता रहा कि अगर कोई सवारी मिल सके। मैं इस बात पे भी राज़ी था कि अगर एक सवारी भी मिल जाएगी तो चलो जाने के पैसे यानी पेट्रोल का जो खर्चा है वो निकल आएगा। आधे घंटे तक वहाँ पे वेट करने के बावजूद जब कोई सवारी नहीं मिली तो बिलाखिर मैंने अपनी गाड़ी को यानी टैक्सी को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद टूल प्लाज़ा की तरफ यानी कि सुपर हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे यकीन था कि ये जो रास्ता है इस रास्ते में मैं गाड़ी को दौड़ाने की कोशिश करूँगा ताकि 2 घंटे के या सवा 2 घंटे के अंदर अंदर खैरियत से कराची पहुँच सकूँ। खैर, मैं खैरियत से कराची के लिए रवाना हो चुका था और सुपर हाईवे पे मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन आधे से पौन घंटा गुजर चुका था। अब क्योंकि वैसे भी बारिश हो रही थी और शदीद सर्दी हो रही थी, तो इस रोड पे इस हाईवे पे जो ट्रैफिक था वो ना होने के बराबर था। कभी कभी दूर से कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ जाती, वरना जितना भी रास्ता था ऑलमोस्ट जो मैंने तय किया था वो अकेले ही तय किया था। इसी दौरानिए में जबकि मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था तो एकदम से मेरे बराबर में एक गाड़ी जो कि शायद सुजुकी की तरह गाड़ी थी वो आके मेरे साथ साथ चलने लगी। आमतौर पे इस रूट पे या इस हाईवे पे जैसे कि आमतौर पे ट्रक्स वगैरह या इस तरह की जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं वो भी हैदराबाद से या सक्कर से या दीगर शहरों से फ्रूट्स वगैरह लेके या सब्जियां लेके कराची की तरफ जा रही होती हैं। तो मेरा ख्याल था कि जो सुजुकी मेरे बराबर में आई है उसमें बज़ाहिर देखने से ऐसा ही लग रहा था जैसे पीछे गाय वगैरह का चारा रखा हुआ है। ये जो सुजुकी थी, इस सुजुकी के अंदर यानी फ्रंट साइड पे एक ही बंदा मौजूद था और वो खुद से ही इस सुजुकी को ना सिर्फ ड्राइव कर रहा था बल्कि आम तौर पे जैसे इस तरह की जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं उनमें आम तौर पे एक बंदा ड्राइव करता है जबकि जो दूसरा बंदा है वो आम तौर पे पीछे खड़ा होता है। तो ये जो सुजुकी थी इसमें पीछे की तरफ चारा मौजूद था और बज़ाहिर कोई दूसरा बंदा नज़र नहीं आ रहा था। एक अजीब बात ये थी
कि जिस स्पीड से मैं टैक्सी चला रहा था उतनी ही स्पीड से वो जो सुजुकी वाला था मुसलसल मेरे साथ साथ चल रहा था। इसी दौरानिए में जबकि मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर या पीछे जो उसका चारा वगैरह पड़ा हुआ था उस पर पड़ रही थी, तो अब की बार जब मेरी नज़र पीछे चारे की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस चारे के ऊपर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हुआ है। अब चलती हुई गाड़ी थी, मुसलसल उस तरफ देखना मुमकिन नहीं था, लेकिन जितना मुझे नज़र आ रहा था उसके मुताबिक मैंने ये देखा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत है जो उस चारे के ऊपर न सिर्फ बैठी हुई है, बल्कि अजीब बात यह है कि उस औरत को जो हुलिया है वो बहुत ही अजीब हुलिया है। उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही फटे पुराने कपड़े हैं। हालांकि शदीद सर्दी हो रही थी और इसके साथ साथ मुसलसल बारिश भी हो रही थी, लेकिन उस औरत ने ना ही कोई स्वेटर, ना ही कोई शॉल और ना ही इस तरह की कोई चीज़ पहन रखी थी। कुछ अजीब से बिखरे बिखरे उसके बाल थे और उसके बाल इस कदर लंबे थे कि सुजुकी क्योंकि बहुत तेज़ चल रही थी तो उसके जो बाल थे वो इस कदर लंबे थे कि वो लहरा के सुजुकी से बाहर की तरफ निकले चले जा रहे थे। इसी दौरानिए में जबकि उसने अपना जो सर था या अपना जो मुंह था वो नीचे की तरफ कर रखा था, जब मैं उसको मुसलसल देखता चला गया तो उस औरत ने एकदम से मेरी तरफ देखा। जैसे ही उस औरत ने एकदम से मेरी तरफ देखा और मेरा उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट हुआ तो एक अजीब बात यह थी कि उस औरत की जो आंखें थीं, यानी उसकी जो आई बॉल्स थीं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं और उस अंधेरे में बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। अच्छा, जबकि मैं उस औरत को मुसलसल देख रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि इतनी खौफनाक औरत इस सुजुकी के पीछे यानी चारे वाली जगह पे बिला आखिर क्या कर रही है, तो वो जो ड्राइवर था वो एकदम से मेरी तरफ इशारा करने लगा और वो इशारों ही इशारों में मुझसे पूछने लगा कि पीछे क्या देख रहे हो। अब जब उसने 2-3 दफ़ा मुझसे इशारों में पूछा तब कहीं जाके मेरी समझ में आया कि वो बिला आखिर मुझसे क्या पूछना चाहता है। बहरहाल जब मेरी समझ में आया तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी सुजुकी के पीछे की तरफ जो अजीब से हुलिये की औरत बैठी हुई है वो बिला आखिर कौन है, क्योंकि किसी भी तरह ये जो औरत थी ये इंसान नहीं लग रही थी। अब जब ड्राइवर की समझ में मेरी बात आई तो वो कहने लगा कि इस सुजुकी में सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ और मेरे अलावा पीछे की तरफ चारा पड़ा हुआ है। जबकि मैं उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी सुजुकी में पीछे चारे के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। खैर, मेरे बार बार कहने पे वो जो ड्राइवर था उसने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी को उल्टे हाथ पे दबाना शुरू किया। अब उसको लग रहा था जैसे मैं उसको किसी चोर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या उसको बताना चाह रहा हूँ कि कोई डाकू, कोई चोर या इस तरह की चोरनी तुम्हारी गाड़ी के अंदर बैठ चुकी है। तो यही सोचते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे गाड़ी को उल्टे हाथ पे दबाना शुरू किया तो मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी को रोकूं या भगाता हुआ आगे चले जाऊं। लेकिन फिर एकदम से मेरे दिल में आया कि अल्लाह ना करे कि ये यहाँ पे गाड़ी को रोके और इसके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए। तो मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसके बाद गाड़ी को उल्टे हाथ पे दबाना शुरू किया। पहले उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसकी गाड़ी से तकरीबन 15 या 20 फीट के फासले पे मैंने भी अपनी गाड़ी को या अपनी टैक्सी को उल्टे हाथ पे रोक दिया। अब टैक्सी को रोकने के बाद जब मैं टैक्सी से बाहर निकला और मैंने सोचा कि मैं जाके उसको बताता हूँ या देखता हूँ कि बिलाखिर ये कौन मखलूक है, तो जैसे ही मैं उसकी सुजुकी के करीब पहुँचा तो उस आदमी ने भी मेरे साथ पीछे की तरफ जाके देखना शुरू किया और जैसे ही हम सुजुकी से यानी फ्रंट साइड से बैक साइड की तरफ बढ़ने लगे तो अब उस चारे के ऊपर ना ही कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। हालांकि अभी कुछ देर पहले
मैंने अपनी आंखों से उस औरत को इसी इशारे के ऊपर न सिर्फ बैठे हुए देखा था, बल्कि वो उसके साथ साथ कुछ अजीब तरीके से न सिर्फ मुझे देख रही थी, बल्कि एक क्रीपी सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी। खैर, मेरे मुतादिद बार समझाने के बाद तब कहीं जाके वो जो ड्राइवर था उसको यकीन आया। वो काफ़ी देर तक मुझसे यही बहस करता रहा कि आप शायद मुझे डराने की या मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जब मैंने उसको समझाया कि मैं आपको क्यों डराऊंगा या आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा, तो कहीं जाके उसकी ये बात समझ में आई। बहरहाल उसके बाद वो जो ड्राइवर था वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि अगर आप भी कराची की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी टैक्सी को मेरे साथ साथ चलाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे कहीं जाके आप अलग हो जाएं, मैं अलग हो जाऊं और वो जो मखलूक थी जो आपने मेरी सुजुकी के पीछे की तरफ बैठे हुए देखी थी वो दोबारा से मेरी सुजुकी में आके बैठ जाए। ऐसा ही हुआ कि मैं उसके साथ कराची तक, या आप कह सकते हैं कि कराची से थोड़ा पहले तक मुसलसल न सिर्फ साथ चलता रहा, बल्कि इस पूरे रास्ते में जितनी भी हमें कुरानी आयत आती थी हम दोनों मुसलसल उसकी तिलावत करते रहे। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसके ऊपर मैं जब भी गौर करता हूँ तो मुझे आज भी एक अजीब सा खौफ महसूस होता है और मुझे यकीन आ जाता है कि अक्सर लोग हाईवे के बारे में, ख़ास तौर पे सुपर हाईवे के बारे में इस तरह की बातें किया करते हैं कि उन्होंने रात के औकात में इस तरह की मखलूक को सुपर हाईवे पे या फिर लिफ्ट मांगते हुए देखा है। और जो लोग भी इस औरत को या शुरैल को लिफ्ट देने की या उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो मुख्तलिफ बहानों से उनकी जान लेने की या उनका एक्सीडेंट कराने की कोशिश किया करती है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी हमें हिंदुस्तान से आकिब साहब ने शेयर की है। ये बताते हैं कि जो भी वाक़यात थे ये इनके फादर के साथ अब से तकरीबन 11 या 12 साल पहले न सिर्फ पेश आए थे, बल्कि जो वाक़यात थे, इन वाक़यात के होने के बाद इनके फादर को, बल्कि इनकी पूरी फैमिली को यकीन हो चला था कि इस दुनिया में इस तरह की बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद हैं जो आपको आम तौर पे नज़र नहीं आया करती, लेकिन जब वो नज़र आना शुरू होती हैं तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाती है, बल्कि आपके लिए उन हालात में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनके जो फादर थे वो बुनियादी तौर पे एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इदारे में जॉब किया करते थे। अब हर कुछ अरसे के बाद, ख़ास तौर पे हर 2 साल के बाद, इनकी जो पोस्टिंग थी वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, इवन के बॉर्डर पे भी की जाती थी। तो वैसे ही अब से तकरीबन 10 या 12 साल पहले इनकी जो पोस्टिंग थी वो राजस्थान के करीब एक बहुत बड़ी, एक मशहूर जगह है, वहाँ पे कर दी गई थी। अब ये जो एरिया था, इस एरिया में आम तौर पे फोर्सेस के लोग थे और यहाँ पे जैसे हमारी तरफ कैंट का एरिया हुआ करता है वैसे ही एरिया था और कुछ घर आबाद थे, कुछ घर खाली थे, यानी कि एक मुकम्मल तौर पे वीरान और सुनसान जगह पे ये पूरी की पूरी कम्युनिटी या पूरा एरिया मौजूद था। अब ये जो घर इनको मिला था ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला था और अजीब बात ये थी कि ये जो घर था बज़ाहिर बहुत बड़ा सा घर था, लेकिन इस घर के या इस क्वार्टर के अंदर एक कमरा ऐसा था जो बिल्कुल आखिर में मौजूद था और उस क्वार्टर के अंदर जो दरवाजे थे उनको बाकायदा ताला लगाने के बाद वेल्ड कर दिया गया था, यानी कि उस कमरे को कुछ इस तरह से बंद कर दिया गया था कि कोई भी उस कमरे को ना ही इस्तेमाल कर सके
और ना ही उस कमरे में जाने का सोच सकें। अब शुरू के जो दिन थे ये बताते हैं कि उन दिनों में हमने भी उस कमरे को खोलने की या उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हम लोग का जो इश्तियाक था वो बढ़ता चला जा रहा था, और हम चाहते थे कि बिलाखिर इस कमरे के अंदर जो भी मौजूद है हम उसको देखें या इस कमरे को कम से कम खोलने की कोशिश करें। और ऐसे ही हुआ कि एक दफ़ा हमने अपने फादर के साथ मिलके जो भी वहाँ पे ताले थे या जो भी वेल्डिंग वगैरह की गई थी उसको ना सिर्फ ख़त्म करवाया, बल्कि बिला आखिर कामयाबी के साथ ये जो कमरा था इसका दरवाज़ा खोल के इसके अंदर दाखिल हो गए। अब जब हम लोगों ने ये कमरा खोला तो इस कमरे को खोलते ही एक अजीब सी ठंडक थी जो पूरे के पूरे क्वार्टर में न सिर्फ फैल चुकी थी, बल्कि एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू थी जो मुसलसल उस कमरे से निकलती चली आ रही थी। बज़ाहिर ये जो कमरा था, इस कमरे के अंदर एक पलंग पड़ा हुआ था जो कि तकरीबन 15 से 20 साल से शायद यहीं पे मौजूद था, और कुछ कुर्सियां थीं जिन पे बेतहाशा धूल जमी हुई थी। अजीब बात यह थी कि जो कमरा था इस कमरे के दरवाजे पे बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टील की कीलें लगी हुई थीं। खैर हमारे जो फादर थे उन्होंने जब इस कमरे को खोला तो खोलने के बाद हम सबको कहा कि इसकी सफाई करो, और सफाई करने के बाद जो भी यहाँ पे कीलें लगी हुई थीं हमें कहा गया कि ये जो कीलें हैं इनको बाहर निकाल लो। अब शुरू में हम लोगों ने कहा कि इन कीलों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे फादर मजबूर करने लगे तो बिलाखिर हमने वो जितनी भी कीलें थीं एक एक करके सारी निकाल दी। अब ये जो आने वाले 2 या 3 दिन थे ये तो बड़े नॉर्मल थे और बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद चौथे दिन से एक अजीब सा वाक़या हम सब के साथ पेश आना शुरू हुआ। अक्सर ऐसा होता कि जब घर में कोई भी मौजूद नहीं होता तो तमाम घर वालों ने ये नोटिस किया कि उस कमरे के अंदर से एकदम से एक औरत निकलती है जिसने आम तौर पे ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, और ऐसा लगता है कि उसका जो आधा चेहरा है वो नज़र आ रहा है, जबकि उसका जो आधा चेहरा है वो उसके बालों में छुपा हुआ है। वो औरत उस कमरे से बाहर निकलती है और कमरे से होती हुई जहाँ पे वॉशरूम है उस तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो जाती है। अब ये जो औरत नज़र आना शुरू हुई थी ये ना सिर्फ हमें नज़र आ रही थी, बल्कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन सब ने एक एक करके उस औरत को देख लिया था। इसके साथ साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। मेरी जो मदर थी वो किसी वजह से जाग रही थी। एकदम से उनको ऐसा लगा कि उसी आखिरी वाले कमरे का दरवाज़ा खुला है, और जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खुला है तो उस दरवाज़ा खुलने के साथ एक अजीब सा वजूद है जो कि बज़ाहिर देखने से आधा इंसान लग रहा है, यानी उसकी जो शक्ल है वो किसी इंसान की तरह है, जबकि उसका जो बाकी हिस्सा है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भालू या किसी रीछ का जिस्म है। और वो एकदम से उस रूम से निकला है और कुछ अजीब से तरीके से मेरी मदर को देखता हुआ ऐसा लगा है जैसे वो सहन की तरफ गया है। अब जैसे ही मेरी मदर ने इतना खौफनाक मंजर देखा और इस अजीबुल खलकत मखलूक को देखा तो एकदम से ना सिर्फ उनकी तबीयत ख़राब हो गई बल्कि उनके ऊपर खौफ तारी हो गया। वो बताती हैं कि मैं चाहने के बावजूद भी ना कुछ पढ़ पा रही थी, ना ही वहाँ से हिल पा रही थी, और मुसलसल बस मुझे ये डर लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे ये जो मखलूक अभी सामने से गुजरी है वो एकदम से मेरे कमरे में या मेरी तरफ बढ़ती चली आएगी। खैर जैसे जैसे ये जो वाक़यात थे ये बढ़ना शुरू हुए थे तो इसी दौरानिए में जो मेरे फादर थे उन्होंने मुख्तलिफ झाड़ फूक करने वालों से, ख़ास तौर पे जो एक करीबी मस्जिद थी उनके इमाम साहब से रब्ता किया, और जब उन इमाम साहब से रब्ता हुआ उनको सारा का सारा वाक़या बताया गया
तो उन्होंने कुछ आयत वगैरह बताई और उन्होंने कहा कि ये जो आयतें इनको मुसलसल पढ़ते रहना है, और ख़ास तौर पे वो जो आखिरी वाला कमरा था जिस कमरे से वो मखलूक़ात बाहर निकलती हैं, उस कमरे को आपने बंद करना है। और बंद करने के बाद मैं आपको कुछ कीले दे रहा हूँ, ये कीले दोबारा से उस कमरे के दरवाजे पे या उसके जो भी मुंडेर है उन पे लगा देनी है। ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे वैसे हमने वो आयत पढ़ना शुरू की, उस दरवाजे को बंद किया, और जो भी कीले हमें दी गई थी वो सारी की सारी वैसे वैसे तरतीब के साथ हमने लगा दी। और जब हमने ये कीले लगा दी तो उसके बाद से वो जो भी मखलूक़ात थी जो हमें नज़र आना शुरू हो गई थी, वो एकदम से ऐसा लगने लगा कि दोबारा से उसी कमरे के अंदर जाके क़ैद हो गई हैं। मेरा नाम इरम है, और ये जो कहानी, ये जो वाक़या हमारे साथ पेश आया था, ये अब से तकरीबन 7 या 8 साल पहले पेश आना शुरू हुए थे। उस दौर में हम लोग गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक के अंदर एक प्रोजेक्ट में रहा करते थे। अब ये जो हमारा अपार्टमेंट था, या जिसे आप फ्लैट भी कह सकते हैं, ये सबसे ऊपर मौजूद था, यानी कि टॉप फ्लोर पे हम लोग रहा करते थे और हमारे अपार्टमेंट के ऊपर छत मौजूद थी। अब ये जो अपार्टमेंट था, यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त थी, और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मेल्स थे उनको ख़ास तौर पे छत के ऊपर जाने की या झांका तूकी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो हमारा अपार्टमेंट था, हम जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमने कुछ अजीब चीज़ें थी जो ऑब्ज़र्व करना शुरू की थी। यानी कि रात के औकात में तकरीबन 2 या 3 बजे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई है जो हमारे फ्लैट की छत के ऊपर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल एक जगह से कभी दूसरी जगह जाता है, कभी दूसरी जगह से वापस इसी तरफ आता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूव कर रहा है, कभी ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको पकड़ के खींचा जा रहा है। ख़ास तौर पे फजर की अजान से कुछ देर पहले अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर मौजूद है और वो पलंग या इस तरह की किसी चीज़ को मुसलसल खींचता चला जा रहा है। अब ये जो आवाज़ें थीं ना सिर्फ मुझे आ रही थी, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी इस बात से या नवाज़ों से बहुत परेशान थे। अब 3 या 4 दिन तक जब मुसलसल आवाज़ें आती चली गईं तो मेरे फादर ने वहाँ की जो भी इंतज़ामिया थी उस इंतज़ामिया से रब्ता किया और उनको कहा कि हमारे अपार्टमेंट के ऊपर यानी छत पे कोई ना कोई है जो मौजूद हुआ करता है। जबकि जो भी गार्ड्स थे या जितना भी अमला था उन सब का यही मौक़िफ़ था कि सर छत के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। छत पे जाने के जितने भी ज़ीने हैं या जितने भी रास्ते हैं उन सब में न सिर्फ गेट मौजूद है बल्कि वहाँ पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है। तो अगर किसी को भी छत पे जाना है या तो वो हमसे चाबी लेगा या फिर वो बाहर की तरफ से फ्लैटों से लटकता हुआ छत के ऊपर जा सकता है, और कोई भी फ्लैटों से होता हुआ या लटकता हुआ अपनी जान जोखिम में डाल के छत पे जाने की कोशिश नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह एक और अजीब बात थी, और वो ये थी कि जो हमारे बिल्कुल बराबर वाला फ्लैट था, तो हमारे जो अपार्टमेंट्स थे वो इस तरह से बने हुए थे कि जो हमारा वॉशरूम था वो बराबर वाले वॉशरूम से बिल्कुल मिला जुला था। यानी कि अगर आप एक वॉशरूम से रोशनदान के ज़रिए दूसरे वॉशरूम में देखना चाहें तो आप बासानी खड़े होके दूसरे वॉशरूम में या बराबर वाले अपार्टमेंट में झांक सकते हैं। हालांकि ये जो बात थी ये बिल्कुल भी सही बात नहीं थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे बिल्कुल बराबर में जो अपार्टमेंट मौजूद था उसके बारे में कहा जाता था कि पिछले 8 या 9 सालों से मुकम्मल तौर पे न सिर्फ खाली है बल्कि इनके मालिकान का भी नहीं पता कि अल्लाह जाने वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं। खैर, वैसे ही एक रात थी
और रात के तकरीबन 1:45-2 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से मैं वॉशरूम में किसी काम से गई, और जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बराबर वाला वॉशरूम है वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, या शायद वहाँ की लाइट जली हुई है। अब इतनी रात में एक अबंडेंट फ्लैट में, जो कि सालों से मुकम्मल तौर पे खाली है, एकदम से लाइट का जलना या वहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास होना, ये बड़ी अजीब सी बात थी। खैर कुछ देर तक मैं ऑब्ज़र्व करती रही, और जब मुझे लगने लगा कि हो सकता है बराबर वाले अपार्टमेंट में चोर आ गए हों या इस तरह के लोग हों जो अंदर दाखिल होके कुछ चीज़ें चोरी करने की कोशिश कर रहे हों, तो मैंने अपने तौर पे एक स्टूल उठाया, और स्टूल उठाने के बाद उसके ऊपर खड़ी हुई, और जहाँ से बराबर वाला वॉशरूम या उसका जो अंदर का हिस्सा है वो नज़र आया करता था, मैंने खड़े होके उस तरफ झांकना शुरू किया। जैसे ही मैंने बराबर वाले वॉशरूम में झांकना शुरू किया तो एक तो सबसे पहली बात कि वहाँ की लाइट जल रही थी, और दूसरी बात यह है कि जैसे ही मैंने बराबर वाले वॉशरूम में अंदर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ी उम्र की औरत है, जो कि तकरीबन 45 से 50 साल की होगी। वो शीशे के सामने ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मुसलसल एक कंघी के ज़रिए अपने बाल बनाती जा रही है। उस औरत के चेहरे पे या उसके हाथों पे बेइंतहा ज़ख्म मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से या उसके चेहरे से खून रस रहा है। अजीब बात यह थी कि ये जो औरत थी, इसकी जो आंखें थीं, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। खैर अभी जबकि मैं उसके हुलिये पे या उसके जिस्म पे गौर कर रही थी, एकदम से वो जो औरत थी वो पलटी, और उसने पलट के बराह रास्त मेरी तरफ देखना शुरू किया। और जैसे ही उस औरत ने मेरी तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही लम्हे वो औरत एकदम से मेरे पास आ जाएगी और हो सकता है वो मेरी जान ले ले। खैर अगले ही लम्हे एकदम से मैं पीछे हटी, और पीछे हटने के दौरान ही मेरा जो पाँव था वो स्लिप हुआ और मैं एकदम से नीचे गिरी। नीचे गिरते ही मैं मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुकी थी, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे जो भी घर वाले थे वो मेरे खुरबो जवार में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि मेरे होश में आने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। घर वाले ये समझ रहे थे शायद मेरा वॉशरूम में पाँव स्लिप हुआ है। हालांकि जब मैंने उन लोगों को ये सारा का सारा वाकया बताया तो उन्होंने अपने तौर पे बराबर वाले फ्लैट में या उसके वॉशरूम में झांक के भी देखा, लेकिन वहाँ पे उनके मुताबिक बेइंतहा जारे लगे हुए थे, और वहाँ पे किसी इंसान के मौजूद होने के या रहने के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं थे। अजीब बात ये थी, उनके मुताबिक यानी मेरे घर वालों के मुताबिक उस वॉशरूम के अंदर ना ही कोई लाइट मौजूद थी, और ना ही वहाँ पे किसी भी तरह किसी के आने या जाने के निशानात या कोई निशानी नज़र आ रहे थे। मेरा नाम मतीन है, और ये जो किस्सा, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये अब से तकरीबन 41 या 42 साल पुरानी कहानी है। हम लोग उस दौर में इंटीरियर सिंध में यानी कि हैदराबाद से भी मज़ीद आगे रहा करते थे, लेकिन अब से 41 या 42 साल पहले जो मेरे फादर थे उनकी अपनी फैमिली के साथ यानी जो हमारे ददियाल वाले थे, कुछ इख्तलाफात हो चुके थे, और उन इख्तलाफात की वजह से जो मेरे फादर थे उन्होंने जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको सेल किया, और सेल करने के बाद मलीर यानी कि जहाँ पे आज बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है वहाँ पे एक बड़ा सा घर ले लिया था। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में मलीर के इलाके में ख़ास तौर पे आप कहें कि मलीर 15 के बाद इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी। सीधे हाथ का जो हिस्सा था वहाँ पे अक्सर खेत वगैरह मौजूद हुआ करते थे। तो हमारा जो घर था वो बेसिकली कायदाबाद शुरू होने से कुछ पहले और मलीर के अख्ताम पे ही मौजूद था। अब ये जो घर था
इसके सीधे हाथ पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा हरियाली मौजूद थी, जबकि लेफ़्ट साइड पे रोड मौजूद था और रोड क्रॉस करके मज़ीद घर मौजूद थे। खैर, जब से हम लोग इस हवेली नुमा घर में शिफ्ट हुए थे तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि हम लोगों को उस घर के अंदर गर्मी का बेइंतहा एहसास हुआ करता था। अब क्योंकि हम लोग गांव के लोग थे तो हमें शुरू से ही गांव की आदत थी। गांव में जब आप लोगों को गर्मी लगा करती है तो आमतौर पे आप नहरों पे या ट्यूबवेल का रुख किया करते हैं। वैसे ही कुछ हम लोगों ने भी करना शुरू किया। काफ़ी कोशिशों के बाद हमें पता चला कि मलीर के अंदर यानी जहाँ पे खेत मौजूद हैं वहाँ पे भी एक नहर नुमा जगह मौजूद है और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सा ट्यूबवेल मौजूद है। तो अक्सर ऐसा होता कि दिन के औकात में जब हम लोगों को गर्मी लगती तो मैं, मेरे 2 भाई और मेरे 3 कज़न्स, हम तकरीबन 5 या 6 लड़के अक्सर उस ट्यूबवेल के सामने जाके बैठ जाते और अगर लाइट आ रही होती तो वहाँ पे पानी के ज़रिए नहाते और उससे फिर जो हमारी गर्मी की शिद्दत थी उसमें बाकायदा कमी महसूस होती। कभी कभी ऐसा भी होता कि जब हम वहाँ पे जाते तो लाइट मौजूद नहीं होती, तो उस वक्त हम लोग वहाँ पे चारपाई वगैरह डाल के या दरी वगैरह बिछा के पेड़ों के नीचे लेट जाया करते थे। ऐसे ही जून जुलाई चल रहा था, शदीद गर्मी हो रही थी। असर के टाइम हम 5-6 लड़कों ने प्लान किया कि जहाँ पे ट्यूबवेल मौजूद है उस तरफ जाएंगे और वहाँ जाके कोशिश करेंगे कि नहा लें और कुछ देर वहाँ पे बैठने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं थी। अब जैसे जैसे शाम बढ़ती चली जा रही थी, अंधेरे में इजाफा होना शुरू हो चुका था। अब क्योंकि उस एरिया में इतनी ज़्यादा लाइट्स उस दौर में मौजूद नहीं थी और आमतौर पे ये जो एरिया था ये खेतों के अंदर या छोटे गोट के अंदर शुमार किया जाता था। तो मेरा एक कज़न था, वो कहने लगा कि इतनी रात में या मज़ीद रात में यहाँ पे रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन हम लोगों का इसरार था कि अब हम जब कि आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा लाइट आने का वेट करना चाहिए या फिर कम से कम 1 घंटे मज़ीद रुक के वापस अपने घर की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि हमारी ज़िद के आगे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे रुक चुके थे और हम लोगों ने ज़रा फासले पे कुछ लकड़ियों में आग लगा रखी थी। आग लगाने का मकसद यही था कि वहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी हो सके और दूसरी वजह ये थी कि वहाँ पे अक्सर मच्छर वगैरह ज़्यादा मौजूद हुआ करते थे, तो आग लगाने पे जो धुआं उठ रहा था उस धुएं की वजह से वहाँ पे जो मच्छर मौजूद थे उनमें कमी हो सकती थी। खैर, इसी तरह हम लोग तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक मज़ीद वहाँ पे बैठे रहे और इसके बाद जब हम लोगों ने वापसी के लिए तैयारी शुरू की तो इसी दौरानिए में जबकि हम लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे तो मेरी नज़र सामने जो एक जामन का दरख्त मौजूद था उस दरख्त के ऊपर यानी पत्तों की तरफ पड़ी। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि उस दरख्त के ऊपर कोई मौजूद है या उस दरख्त को या उसके पत्तों को मुसलसल हिलाने की कोशिश की जा रही है। अब एक तो ये नज़र आ रहा था और दूसरी बात यह है कि ये जो दरख्त को हिलाया जा रहा था, जो पत्ते हिल रहे थे उनकी बाकायदा आवाज़ महसूस हो रही थी। मेरे जो कज़न्स थे या मेरे जितने भी भाई वगैरह थे, इत्तफाक से उन लोगों का जो ध्यान था वो इस तरफ नहीं गया था। जबकि मैं उस दरख्त पे किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था तो अगले ही लम्हे मैंने देखा कि उस दरख्त के ऊपर से यानी उस तने से एकदम से बज़ाहिर देखने से एक औरत ना सिर्फ नीचे उतरी है बल्कि बहुत ही फुर्ती के साथ कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस तने से उतर के जहाँ पे ट्यूबवेल मौजूद था उस तरफ गई है। और ये जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था। किसी भी औरत का या किसी गांव की औरत का इतनी फुर्ती के साथ तने पे से नीचे उतरना और उतर के कुछ सेकंड के अंदर अंदर ट्यूबवेल की तरफ जाके गायब हो जाना, ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। बहरहाल पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया
कि जो कुछ मैंने देखा है क्या वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। अब उसके बाद जब मैं अपने कज़न्स, अपने दोस्तों की तरफ या अपने भाइयों की तरफ देखने लगा तो मेरा यह ख्याल था कि मेरे अलावा भी किसी ने उस औरत को नीचे उतरते हुए या यहाँ से ट्यूबवेल की तरफ जाते हुए देखा होगा। लेकिन इत्तेफाक से मेरे अलावा किसी ने भी ना उस औरत को उतरते हुए देखा था और ना ही सामने से गुजरते हुए ट्यूबवेल की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने जब अपने भाई से या अपने कज़न वगैरह से भी पूछा तो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, अंधेरा बहुत हो चुका है, अब यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। खैर, जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उसके बाद हम लोग अपने घर या जो भी हमारा बंगला था उसकी तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 20-25 मिनट का फासला तय करने के बाद जब हम लोग वापस अपनी कोठी में या अपने घर में पहुँचे तो मुझे उस वक्त से ही अपनी जो तबीयत थी ना सिर्फ वो भारी भारी महसूस हो रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे या मेरे जिस्म पे एक अजीब सा बोझ है जो मुसलसल मुझे परेशान किए जा रहा है। खैर, मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी थकन की वजह से मुझे इस तरह का एहसास हो रहा है। लिहाजा मैंने घर आने के बाद खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद क्योंकि गर्मी हो रही थी तो मैं छत के ऊपर यानी जहाँ पे मैं सोया करता था अपने पलंग पे जाके लेट गया। मेरे बाकी जितने भी घर वाले थे, जो भी कज़न्स वगैरह थे, वो सारे के सारे नीचे ही मौजूद थे और मैं अकेला छत के ऊपर पलंग पे लेटा हुआ था। इसी दौरानिए में मैं जब के छत के ऊपर लेटा हुआ था मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पे मेरे पाँव हैं उन पाँव के बिल्कुल साथ यानी पलंग के बिल्कुल सामने शायद कोई आके खड़ा हो गया है और ना सिर्फ खड़ा हो गया है बल्कि मुसलसल खड़े होने के बाद मेरी तरफ देख रहा है। अब क्योंकि छत के ऊपर इतनी रोशनी मौजूद नहीं थी, खैर मैंने जैसे ही पलंग की तरफ या अपने पाँव की तरफ नज़र डाली तो मुझे ऐसा लगा कि वही औरत या वही लड़की जो मुझे ट्यूबवेल के पास नज़र आई थी वो मेरे ना सिर्फ पाँव के पास खड़ी भी है बल्कि मेरी तरफ देख के अजीब तरीके से गुस्से का इजहार कर रही है। अब जैसे ही मुझे उस लड़की की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं एकदम से सटपटा के उठा और अगले ही लम्हे मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बजाय इसके कि वो औरत या वो लड़की इस बात का जवाब देती, ऐसा लगा कि वो देखते ही देखते सीढ़ियों की तरफ गई है और अगले कुछ 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर देखते ही देखते हवा में गायब हो चुकी है। अब ये जो वाक़या था जो बैक टू बैक हुआ था, यानी कि मगरिब के टाइम ट्यूबवेल के पास मुझे वो लड़की नज़र आई थी और उसके बाद अपने घर में अपनी छत पे अपने पाँव के पास उस औरत को खड़े हुए देखा था। तो इन दोनों खौफनाक वाक़यात के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। खैर, मैं जल्दी से पलंग से उठा और उठने के बाद सीधा भागता हुआ नीचे अपने मदर और अपने फादर की तरफ आ गया। अब जब मैं अपने मदर और फादर के पास पहुंचा तो मेरी मदर जाग रही थी जबकि जो मेरे फादर थे वो नीचे सो चुके थे। मुझे इस परेशानी के आलम में देख के जो मेरी मदर थी वो मुझसे पूछने लगी कि बेटा आखिर क्या हुआ है। मैंने उनको हाँफते काँपते जैसे तैसे जो वाक़यात मेरे साथ हुए थे दोनों के दोनों बयान कर दिए। ये दोनों वाक़यात सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो कहने लगी कि परेशान ना हो सकता है कोई ऊपरी चीज़ हो या कोई हवाई मखलूक हो जो तुम्हारे पीछे लग गई हो। खैर, उसके बाद उन्होंने अपने तौर पे मुझ पर काफ़ी दम दुरूद किया और ना सिर्फ दम दुरूद किया बल्कि एक गिलास पानी पे उन्होंने दम करके मुझे पीने का कहा। खैर, जब उन्होंने मुझे पानी दिया तो पानी पीने के बाद मुझे कदरे सुकून महसूस होने लगा और वो पानी पीने के बाद जब मैं अपनी मदर के पास सोने के लिए लेटा तो मुझे बहुत ही सुकून के साथ नींद आ गई। इसी तरह 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे तो उस दौर में हमारे घर में कपड़े वगैरह धोने के लिए एक मासी आया करती थी।
तो जो मासी थी वो हमारे घर में आई भी थी और वो सारे जितने भी कपड़े थे वो सारे धो रही थी। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि जितने भी कपड़े थे वो खुद ही धोया करती थी, लेकिन इन कपड़ों को छत पे डालने के लिए मेरी बहन उसकी मदद किया करती थी। तो कपड़े धोते धोते बिलाखिर मगरिब की अज़ान हो गई और मगरिब की अज़ान के बाद जब मेरी बहन कपड़े डालने के लिए छत की तरफ गई तो मेरी बहन बताती है कि मैंने एक एक करके जितने भी कपड़े थे सारे के सारे ऊपर डालना शुरू किए। आधे कपड़े मैं छत के ऊपर डाल चुकी थी और जो मज़ीद आधे कपड़े रह गए थे उनको डालने के लिए, उनको उठाने के लिए छत की दूसरी तरफ गई। अब जैसे ही मेरी बहन छत की दूसरी तरफ गई तो उसको एकदम से ऐसा महसूस होने लगा कि जिस रस्सी पे उसने बाकी कपड़े डाल रखे हैं वो रस्सी एकदम से हिलना शुरू हुई है। हालांकि ना ही इस कदर हवा चल रही थी और ना ही इस तरह का कोई मौसम था। अब मेरी बहन ने जब उस रस्सी को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिलते हुए देखा तो उसको लगा कि शायद मैं या मेरा कोई भाई छत पे मौजूद है और वो चुपके से रस्सी को हिलाने की या कपड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बहन वहीं खड़े खड़े बोलने लगी कि ऐसा ना करो, मैं अभी नीचे जाके अम्मी अब्बू को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी बहन बताती है कि बोलने के बाद मैंने जो बाकी कपड़े थे उन कपड़ों को उठाया और कपड़े उठाने के बाद दोबारा से जो दूसरी रस्सी थी उस रस्सी पे उन कपड़ों को डालने लगी। इसी दौरानिए में कि जब मेरी बहन उन कपड़ों को दूसरी रस्सी पे डाल रही थी तो मेरी बहन को ऐसा लगा कि उसके बिल्कुल पीछे आके कोई एकदम से खड़ा हो चुका है और जो भी उसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हुआ है उसके बाकायदा सांसें लेने की न सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं बल्कि जब वो सांस ले रहा है तो उसकी जो गरम गरम सांसें हैं या उसके जिस्म से या उसकी नाक से जो गरम हवा निकल रही है वो बाकायदा मेरी बहन को अपनी गर्दन पे, अपने बालों पे महसूस हो रही है। यानी कि जो भी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है वो इस कदर लंबा है कि उसके सांसें लेने से उसकी नाक से जो हवा निकल रही है वो बाकायदा मेरी बहन के बालों पे आके लग रही है। अब मेरी बहन अब तक यही समझ रही थी कि मैं या मेरा दूसरा भाई उसको डराने की या उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बहन बताती है कि मैं एकदम से मुड़ी और मैंने सोचा कि जैसे ही तुम मेरे सामने नजर आओगे तो मैं तुम्हें हाथ मारूंगी या तुम्हें धक्का दूंगी ताकि तुम्हें भी ये बात हमेशा याद रहे। मेरी बहन बताती है कि जैसे ही मैं मुड़ी और मैंने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया तो मैंने देखा कि एक तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान कद की एक लंबी सी औरत है जो मेरे सामने खड़ी हुई है और उसका कुछ अजीब सा बहुत ही भयानक सा हुलिया है। उसके जो बाल हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसके बहुत ही कर्ली हेयर्स हैं जो कि बहुत गंदे गंदे बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं। इसके साथ साथ उसके चेहरे की जो रंगत है वो बहुत ज़्यादा स्याह है और उसके ऊपर उसकी जो आंखें हैं ऐसा लग रहा है वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। एक अजीब हैबत थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी और एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो इस बात की अक्कासी कर रही थी कि मेरी बहन के सामने जो मखलूक मौजूद है वो किसी भी तरह इंसान नहीं है। मेरी बहन बताती है कि इतनी खौफनाक शक्ल की औरत को देखते ही बिला इख्तियार मेरे मुंह से एक बहुत ज़ोरदार चीख निकली और जैसे ही मेरी बहन की चीख निकली तो अगले ही लम्हे वो गिर के बेहोश हो गई। अब जब वो इतनी बुरी तरह चीखी तो जो भी घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मासी उसकी मदद कर रही थी, उसने भी मेरी बहन की आवाज़ सुन ली थी। खैर जितने भी घर वाले थे जब वो सारे के सारे छत पे पहुँचे तो जो हमारी बहन थी वो ना सिर्फ नीचे गिरी हुई थी बल्कि ऐसा लग रहा था उसके चेहरे की जो रंगत है वो जर्द पड़ चुकी है। खैर मेरे जो मदर फादर थे वो उसको उठा के जैसे तैसे नीचे लाए और मेरी मदर ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दम दुरूद किया। तब कहीं जाके जब उसको होश आया तो होश आने के भी तकरीबन 1 घंटे के बाद वो इस काबिल हुई कि वो अपने साथ जो भी वाक़या हुआ था उसको बयान कर सके। खैर जब मेरी बहन ने ये पूरा का पूरा किस्सा सुनाया तो मेरे फादर ने मुख्तलिफ जानने वालों से
ख़ास तौर पे जो मस्जिद थी उसके इमाम साहब से रब्ता किया। और जब इमाम साहब से रब्ता किया गया और उन्होंने अपने तौर पे इसका हिसाब लगाया, तो उनको ये कहना था कि जिस दिन हम लोग मगरिब के टाइम पे ट्यूबवेल के पास जाके रुके थे, तो उसी दिन उनके मुताबिक मेरे साथ एक मखलूक हमारे घर पे न सिर्फ आ चुकी है, बल्कि अब उसका इस घर से जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उनका यह कहना था कि मैं अपने तौर पे पढ़ाई करता हूँ और मैं आप लोगों को भी कुछ वज़ाइफ बता देता हूँ, आप लोग भी उन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू करें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो मखलूक आप लोगों के पीछे लग चुकी है, वो ना सिर्फ चली जाएगी बल्कि आप लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगी। जैसा जैसा इमाम साहब कह रहे थे वैसे वैसे हम लोग वो वज़ाइफ पढ़ रहे थे, और उसके बाद से हम लोगों ने कोशिश करके एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया था। हमारी कोशिश होती थी कि ख़ास तौर पे जितनी भी ख़वातीन घर के अंदर मौजूद हैं उनको किसी भी कीमत पे घर के अंदर अकेला ना छोड़ें। इसी दौरानिए में एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जो मेरी मदर थी वो रात के टाइम में यानी कि सहरी के टाइम में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी। अब उनकी आदत थी जब वो तहज्जुद के लिए उठती थी तो सबसे पहले वो वॉशरूम जाके वज़ू वगैरह करती थी, और वज़ू करने के बाद वो कोशिश करती थी कि जो मेरे फादर हैं उनको भी उठा के तहज्जुद पढ़ने का कहें। मेरी मदर बताती हैं कि वैसे ही मैं उठी और उठने के बाद मैंने वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल होने वाली थी तो इत्तफाक से जो मेरी नज़र थी वो खिड़की की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि खिड़की के अंदर एक औरत बाकायदा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ झांक रही है, और उसका जो कद है वो बेइंतहा लंबा कद है, बहुत ही खौफनाक उसका चेहरा है, और उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं। एक अजीब सी लाल रोशनी थी जो कि ना सिर्फ उसके चेहरे से बल्कि ख़ास तौर पे उसकी आंखों से निकल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से, ख़ास तौर पे उसके होंठों से खून रस रहा है। वो कुछ अजीब तरीके से मुसलसल हमारे घर के यानी हमारे कमरे के अंदर की तरफ झांक रही थी। अब मेरी जो मदर थी, क्योंकि वो एक बहादुर औरत थी, नमाजी परहेज़गार थी, और इसके साथ साथ वो इस तरह की चीज़ों से नहीं डरा करती थी, तो उन्होंने अपने तौर पे तिलावत करके या आयतुल कुर्सी पढ़ के उस औरत को या उस मखलूक को भगाने की कोशिश की। और ऐसे ही हुआ कि मेरी मदर ने जैसे ही तीसरी बार आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो एकदम से वो जो मखलूक थी देखते ही देखते खिड़की से हट के अल्लाह जाने कहाँ पे गायब हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह इमाम साहब कह रहे थे वैसे भी हम लोग वज़ाइफ पढ़ रहे थे, और अगले 20 या 25 दिन के अंदर अंदर हमारे जो घर का माहौल था वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुका था। लेकिन हम लोगों ने उसके बाद से तौबा कर ली थी कि रात के औकात में तो अपनी जगह, दिन के औकात में भी हम उस ट्यूबवेल पे या उस कुएं पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे।